आज तक वो बेरोजगार क्यों रहे? बड़ा बेसिक सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बेरोजगारी वो जनता तक सरकार के किए हुए कामों को पहुंचा नहीं पा रहा है। योगी की सरकार 300 प्लस सीटें नहीं पाती है। हो सकता है कि सरकार बन जाए, हो सकता है कि योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके बाद 30 से कुछ ज्यादा प्रतिशत इनको मत मिले थे। 30 से कुछ ज्यादा मत मिले थे और ये आज भी वहीं घूम रहे हैं। इससे ज्यादा इनका वोटों का प्रतिशत बढ़ नहीं पाया है और लगातार 3 इलेक्शन हारने के बाद ये सोच रहे हैं। एक बड़ा क्रूशियल सवाल आपने पूछा, बड़ा कठिन सवाल है। मैं तो मानता हूं कि सरकार बन जाना मायने नहीं रखता, लेकिन देखा जाए तो इस चुनाव का परिणाम 2.5 साल पहले आ चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये प्रयास पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। भारत के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का निर्णय ही देश के लिए मायने रखता है। इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट से, राजनीतिक विश्लेषक से। हमने आमंत्रित किया है उदय प्रताप कॉलेज के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर सिंह जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे बड़ा जो आरोप भी लगता है और विपक्षी का भी है कि एक महंगाई और दूसरा रोजगार। तमाम इन्वेस्टमेंट की बात तो हुई, लेकिन अभी प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा इंडस्ट्री अभी तक दिखा नहीं। रोजगार को लेके, महंगाई को लेके सरकार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। मैं उन तमाम बेरोजगार लोगों से पूछता हूँ, इसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा जो लोग कर रहे हैं वो 50 साल से ऊपर के लोग हैं। बेरोजगारी की चर्चा जरा उनसे पूछिए कि कौन सी सरकारी नौकरी उनको इस अवस्था में, या आज तक वो बेरोजगार क्यों रहे। बड़ा बेसिक सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी बेरोजगारी 15 मई 2014 को ही शुरू हुई या ये सारे लोग 15 मई को ही पैदा हुए? ऐसी बात तो नहीं है। इनका डेट ऑफ बर्थ उठा के देख लें आप, तो ये इतने दिन तक रोजगार इनको क्यों नहीं मिला है? बेसिक सवाल है। दूसरी बात, आप महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ आप 7वां वेतन आयोग लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ चाहते हैं चीजों की कीमत ना बढ़े। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर चाहते हैं, रोड सेक्टर बेहतर चाहते हैं। लाइट आज जितना मिल रहा है हम लोगों को, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के लोग कम से कम इस बात के लिए तो एहसानमंद हैं इस सरकार के कि बिजली की व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है, सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है। इन सब चीजों का श्रेय इस सरकार को देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, जैसा आपने बताया कि श्रेय देना चाहिए, लेकिन कुछ कमियां जो आप देख पाते हैं वर्तमान सरकार की, उस पे आप क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार की कमियों में मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार का जो आईटी सेल है जी, वो बड़ा ही कमजोर किस्म का है। वो जनता तक सरकार के किए हुए कामों को पहुंचा नहीं पा रहा है। तो लेकिन जबकि माना ही जाता है कि बीजेपी का आईटी सेल सबसे तेज काम नहीं, सबसे तेज काम नहीं कर रहा है उसमें। पता नहीं, मैं अगर मेरी बात लोगों तक पहुंच रही हो, आईटी सेल वालों तक, तो मैं ये जरूर उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम ये तो बताइए कि आंकड़ा आपके पास क्या है। कितने लोगों को राशन दिया गया, कितने लोगों को चिकित्सा की सुविधा दी गई, कितने लोगों को हमने हॉस्पिटल से रिलीज किया जी। जो निचले तबके के लोगों में हमारी पहुंच कितने लोगों तक पहुंची, कितनी सड़कें बनी, ये सब तो आईटी सेल बताएगा ना, आंकड़ा उपलब्ध कराएगा, जिसमें वो अभी तक पीछे है। और याद रखिए, योगी की सरकार 300 प्लस सीटें नहीं पाती है जी। हो सकता है कि सरकार बन जाए, हो सकता है कि योगी जी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके बाद विपक्ष इसे बीजेपी की हार के रूप में प्रस्तुत करेगा। 300 से अगर नीचे आते हैं, अगर 250 सीटें पा गए, तो इसे जो दूसरा पक्ष है वो इसे बीजेपी की हार की तरह प्रस्तुत करेगा। और जाहिर सी बात है, यह आने वाले इलेक्शन को बेहद या बुरी तरह प्रभावित करेगा, ये मेरा मानना है।
जी। हम और आप दोनों जनता के बीच में हैं, और मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि जो बीजेपी या आरएसएस या जो भी उनका कैडर है वो इससे ठीक से जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहा है जी। एक बात। दूसरे, उसे जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है उसको भी शुरुआत उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें कि रैली वगैरह पे रोक लग गई है, ये सारी चीजें। तो जो मोदी जी का या योगी जी का एक रिफ्लेक्शन होता था जनसभाओं के माध्यम से जनता से जुड़ने का तरीका, हालांकि इसमें बहुत सफल रहे हैं ये लोग, बार बार मन की बात करके ये जनता तक पहुंचे हैं। योगी जी का भी जो धुआंधार दौरा हुआ है, खास करके कोविड काल में, मैं इस पर फोकस करूंगा कि जो कोविड काल में उनकी सक्रियता देखने को मिली, शायद अन्य विपक्षी कोई भी नेता, मेरे लिए सभी सम्मानित हैं, सुश्री मायावती जी भी, श्री अखिलेश जी भी या श्री राहुल जी भी, लेकिन कोविड काल में ये सारे नेता मुझे पर्दे के पीछे दिखाई दिए। क्यों, ये मैं नहीं जानता। मेरा भी सर अगला सवाल यही था कि जो अभी सत्ता पाने की लड़ाई में दौड़ में हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं और कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी तो लगभग दम तोड़ती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश में, और नेशनल पे तो है ही है। लॉकडाउन में इन लोगों ने आरोप बहुत लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, या आपने भी देखा होगा कि कोई भी जो विपक्षी पार्टियां थी उनसे निकलकर कोई समाज सेवा के लिए गया हो। कि ये बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जनता तक पहुंचानी चाहिए, जिसको जनता खुद महसूस कर रही है। सिर्फ एक आवाज बनकर उनके पास अगर आप पहुंचे तो ये मेरे लिए लाभप्रद होगा। मुझे लगता है कि इस पार्टी के लिए लाभप्रद होगा। दूसरी बात, ये सारे नेता जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो सभी सम्मानित हैं, पर मेरा मानना है कि जनता के बीच में सक्रिय होना जरूरी है, और सिर्फ चुनाव के समय आकर के एक फिजा बना देना, एक छवि बना देना कि हम ही जनता के सबसे बड़े रहनुमा हैं, ये चीजें, इस चीज को जनता महसूस करती है, और जनता से बड़ा कोई विश्लेषक नहीं होता। हम और आप कमरे में बंद बैठ करके बात करते हैं, जनता इन सब चीजों को सड़क पे देखती है और महसूस करती है, और उसी के हिसाब से वो फिर चुनाव में परिणाम भी देती है। सर, जैसे आपने बताया कि कोविड काल में लोगों की सक्रियता नहीं दिखी, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये चुनाव जनता के बीच में पहले ही हार चुकी है विपक्षी पार्टियां, अगर इस एंगल से अगर वोटिंग होती है तो? अगर मुख्य विपक्षी जो दल आज दिखाई दे रहा है, वैसे मायावती जी भी हैं, कांग्रेस भी है अपनी दौड़ में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देखा जाए तो इस चुनाव का परिणाम जी 2.5 साल पहले आ चुका है। ये थोड़ा मेरा जवाब आपको अटपटा सा लग रहा है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके दौर में 2014 का इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ और 2017 का भी इलेक्शन हुआ जी। तो 14, 17 और 19 ये तीनों इलेक्शन अखिलेश जी जो शायद सबसे ज्यादा दावा कर रहे हैं, और लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बदलाव होगा तो उसमें अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें इनका परफॉर्मेंस क्या था ये देखना पड़ेगा जी। ये तीनों इलेक्शन ये हारे हैं, और जो ये इलेक्शन जब ये मुख्यमंत्री बने तो शायद आपको स्मरण दिलाऊं मैं कि उस समय अखिलेश जी की पार्टी या समाजवादी पार्टी अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर के आई थी, और लगभग 30 से कुछ ज्यादा प्रतिशत इनको मत मिले थे, 30 से कुछ ज्यादा मत मिले थे, और ये आज भी वहीं घूम रहे हैं। इससे ज्यादा इनका वोटों का प्रतिशत बढ़ नहीं पाया है, और लगातार 3 इलेक्शन हारने के बाद ये सोच रहे हैं कि हम अगले चुनाव में परिवर्तन ला देंगे, थोड़ा मुश्किल लगता है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले चुनाव में, यानी मेरा इशारा 2017 की तरफ है, पिछले चुनाव में बीजेपी के पास वैसे तो बहुत सारे नेता थे, राष्ट्रीय नेता भी थे, लेकिन प्रदेश में इतना कद्दावर नेता कोई दिख नहीं रहा था। तो ये मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी दल के लोग भूल कर रहे हैं कि पिछली बार योगी जैसा नेतृत्व नहीं था, और इस बार योगी जैसा कद्दावर नेतृत्व चुनाव के मैदान में है, जो कड़े फैसले लेने में संकोच नहीं करती, और उसने कई सारे कड़े फैसले लिए। चाहे माफियाओं के खात्मे की बात हो, जाहिर सी बात है कि वो माफिया अगर बीजेपी में होते तो उनके लिए कुछ फायदा ही होता है, लेकिन इससे आगे बढ़ करके माफियाओं को जेल में डालना, बुलडोजर चलवाना, ये सारी चीजें जनता में एक विश्वास पैदा करती है, और ये विश्वास ही फिर वोटों में कन्वर्ट होता है। ये विश्वास ही फिर आप देखेंगे कि वोटों में कन्वर्ट होता है, जिसका परिणाम हमको चुनाव परिणाम के रूप में देखने को मिलता है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता में एक विश्वास जगा है कानून व्यवस्था के प्रति, योगी जी के प्रति। तो योगी जी जो काम कर रहे हैं उसके प्रति लोगों में एक आकर्षण है, उनको लग रहा है, और लोगों में ये डर भी है कि अगर वो पार्टी आती है जो इसके पहले थी तो क्या फिर से वही जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, अपहरण, बलात्कार या छिनेती, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो उससे बचने के लिए भी जनता में एक उम्मीद है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात लोग कर रहे हैं तो एक बहुत अंडर करेंट प्रो इनकम्बेंसी भी चल रहा है जी। तो जितना प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है सड़कों पर, उतनी सकारात्मकता उससे ज्यादा है जनता के बीच में, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक दो चीजें हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन और कई पॉलिटिकल पार्टियों से दल बदलू काफी इधर उधर हुए हैं, ये कितना फर्क डालेंगे चुनाव पे? देखिए, दो तरह की पार्टियां भारत की राजनीति में। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर कि अभी जब जस्ट एक वरिष्ठ नेता ने, स्वामी प्रसाद जी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि दलितों का, पिछड़े वर्ग का काफी शोषण हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ के सपा में आया हूँ। ये जो दल बदल वाली राजनीति है, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर काफी हल्ला मचा रहे हैं, ये कितना प्रभावित कर पाएंगे सर बीजेपी के को और उत्तर प्रदेश के चुनाव को? देखिए, पहले तो मैं राजनीतिक पार्टियों में फर्क आपको बता दूं। भारत में दो तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, एक तो परिवारवादी जातिवादी पार्टियां रन कर रही हैं, और दूसरा एक जो सामान्य जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये दोनों का फर्क है। अक्सर ये भ्रम उन नेताओं को हो जाता है कि वो जिधर जाएंगे 100% लोग उनके पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता जी। क्योंकि जनमानस की अपनी इच्छा भी होती है, और जो बार बार बदलते हैं, हर आदमी रामविलास पासवान नहीं हो सकता। क्योंकि आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, अब तो स्वर्गीय हो गए, चौधरी अजित सिंह साहब। उनसे ज्यादा दल बदल करने का रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया। वो बराबर दल बदलते रहे, और आज वो अपने ही, पिछला आप पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड में है, वो अपना ही लोकसभा का सीट नहीं निकाल पाए। उनको संजीव बलियान ने हरा दिया, क्योंकि ये चीजें जनता में कहीं ना कहीं से विश्वसनीयता को तोड़ती हैं। और ये मान लें कि हम फला जाति के नेता हैं तो सारी जाति के लोग उनके पीछे चले जाएंगे, ये नेताओं का अपना एक भ्रम है। उन्हें भी पता है कि आप अपने बेटे को टिकट ना मिलने के चलते, बेटी को टिकट ना मिलने के चलते, दामाद को टिकट ना मिलने के चलते नाराज हो रहे हैं, और आज एक विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका भी आ जाता है उनके पास। दलितों के साथ शोषण हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये चीजें अगर मैं कह दूं, अब तो लगभग कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये पूरे कार्यकाल में, मंत्रित्व काल में उनको समझ में नहीं आया। मंत्रित्व काल में समझ में नहीं आया। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, उनको समझ में आने लगता है कि भाई बड़ा शोषण हो रहा था। इस चीज को उस समाज के लोग भी ठीक से समझते हैं, क्योंकि आपने, या जो भी जातीय नेता होते हैं, जरा देख लीजिए कि उनके पास पद पर आने के पहले उनके पास संपत्ति क्या थी, उनका स्टेटस क्या था, उनकी योग्यता क्या थी, और अचानक से पद मिलने के बाद जो उनका एक ऑरा समाज में क्रिएट होता है, इस चीज को उस जाति के लोग भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही समझ में आ रहा है, उस जाति के लोग बड़ी बारीकी से नजर डालते हैं, और फिर वो अपनी हिस्सेदारी भी चाहने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क होता है, एक बात। दूसरी बात कि जितनी तेजी से नेतागण किसी दल को छोड़ते हैं, एक काउंटर रिएक्शन भी होता है। बदले में दूसरे लोग उतनी ही तेजी से उस दल की तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं डालता है, लगता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले बीजेपी को इन छोटे दलों को लेना मजबूरी थी, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो 325 सीटें या 300 से ऊपर सीटें पाएगी। इस बार बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा संबल है कि उसके पास कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है, योगी जैसा नेतृत्व है, मोदी जैसा एक राष्ट्रीय चित्र है, अमित शाह जैसा कुशल रणनीतिकार है। तो ये सब मिला करके मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्म करेगी बीजेपी, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर, कितनी सीट आप पाते हुए देख रहे हैं बीजेपी को? देखिए, एक बड़ा क्रूशियल सवाल आपने पूछा, बड़ा कठिन सवाल है। मैं तो मानता हूं कि सरकार बन जाना मायने नहीं रखता जी, क्योंकि सरकार तो ठीक है, 250 सीट पर भी सरकार बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 405 सीटें हैं जी।
तो 210 सीट पर भी सरकार बन जाएगी। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन लोकसभा के इलेक्शन में दिखाई पड़ेगा और विपक्षी पार्टियां और विरोधी पत्रकार ये दोनों इसे भारतीय जनता पार्टी की हार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से या उनके नेता से ये जरूर उम्मीद की जा सकती है कि 300 से ज्यादा सीटें अगर पाते हैं तभी वो लोकसभा में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बड़ा इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।